Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about application of diagonalization. हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन देखेंगे डायगोनलाइजेशन की। तो आप लोग सब लोग फेमिलियर होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डायगोनलाइजेशन की मदद से आप सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। आप तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से डायगोनलाइजेशन जो है मैट्रिसेस की यूज़ होती है, इनकी क्या एप्लीकेशन है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर हमने ये दिखाया है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली आप सब लोग जानते होंगे कि मैनी लॉज ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप सिस्टम जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। और डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, उसमें आपके पास फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव होता है। तो इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप लोग फेमिलियर होंगे। व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन? दिस इज़ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। द सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो वो किस तरह के, जैसे ये y डैश इज़ इक्वल टू ए वाई, वेयर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, अननोन फंक्शन है। और y डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और a जो है वो कोई कांस्टेंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में y इज़ इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। ये क्यों सोल्यूशन है? बिकॉज इसका आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास ए वाई आ जाएगा। तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें आपके पास सी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर आपके पास कंडीशन दी गई हो, कुछ कंडीशन इम्पोज की गई हो कि सिस्टम है, जो सिस्टम आपने फॉर्म किया इक्वेशन नंबर 1, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि y रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 6, कि इस सिस्टम में जब आप इसके सोल्यूशन में आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो आंसर 6 आएगा। तो आप इस कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन के इस केस में हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। ये जो कंडीशन है इनको हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन इज़ कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, आप लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम, अब आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। सपोज़ ये सिस्टम 5 जो है, इसमें आपके पास n डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 1 है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। तो ये यहाँ पे y1 जो है वो फंक्शन है f1x, y2 इज़ f2x एंड अप टू सो ऑन yn इज़ इक्वल टू fn ऑफ x। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक अननोन फंक्शन जो है उसको हम fi से डिनोट कर रहे हैं। इस सिस्टम 5 को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ai's जो है वो हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं। इनको जब आप yi से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये लीनियर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम। और इसे हम और आसानी के लिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स जो है इसको y डैश से रिप्रेजेंट करें, मैट्रिक्स को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को a से रिप्रेजेंट करें, और दीज आर द सोल्यूशन, इनको आप y से रिप्रेजेंट करें। इक्वेशन 5 और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो है इसको हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहते हैं। होमोजीनियस मीन कि ये और ये लीनियर है, मतलब ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। इसमें कोई भी y1 की कोई पावर नहीं है, इसलिए ये लीनियर सिस्टम है। It is a first order because all of derivatives are of that order.
It is linear because differentiation and matrix multiplication are linear transformation, and it is homogeneous because the initial condition, these y1 y2 are the solutions regardless of the values of the coefficient. आप जो मर्जी वैल्यूज़ यहाँ पर कोएफिशिएंट की पुट कर दें तो ये हमारे पास इस सिस्टम का सोल्यूशन लाजमन एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये होमोजीनियस है. तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम. फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1 है, और इसी तरह से ये लीनियर है बिकॉज सारे के सारे जो डिफ्रेंशिएशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो इस सिस्टम को इस एग्जांपल से हम समझते हैं, सपोज़ कि ये हमारे पास एक सिंपल सा लीनियर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर, उसमें इनिशियल कंडीशन जो है वो भी दी गई हैं. तो ये 3 इक्वेशंस हैं. y1 डैश इज़ इक्वल टू 3y1, y2 डैश इज़ इक्वल टू -2y2, y3 डैश इज़ इक्वल टू 5y3. सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. इनका सोल्यूशन निकालना सिंपल है. आपको क्वेश्चन है कि पहले इसको सॉल्व करें. पहले आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर इसे सॉल्व करें और उसके बाद इनिशियल कंडीशन की मदद से इस सिस्टम को सॉल्व करें. तो यहाँ पर पहले तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें. y1 जो है उसका कोएफिशिएंट 3 है, बाकी सब का कोएफिशिएंट 0 है. तो ये इक्वेशन नंबर 8 जो है इसमें आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद सेकंड में आप इसको सॉल्व करें तो क्योंकि ये इक्वेशन है, इनका सोल्यूशन y1 का c1 e⁻3x. तो आप जो है इस सिस्टम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 10 से. गिवन इनिशियल कंडीशन वो ऑब्टेन. अब इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए आप c1, c2 और c3 की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से जो सोल्यूशन है वो आप निकाल सकते हैं. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन जो है वो e⁻3x 4 इंटू e⁻−2x एंड -2 इंटू e⁻5x. तो ये जो है एनालिटिकल वे है कि किस तरह आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपने डायगोनलाइजेशन की मदद से इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे. पिछली एग्जांपल जो है इसमें जो सिस्टम था उसमें हमारे पास अगर आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखें तो उसमें आसानी ये थी कि जो मैट्रिक्स था वो ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स था. अगर वो मैट्रिक्स डायगोनल ना होता तो वो सिस्टम को सॉल्व करना उतना आसान ना रहता. तो यहाँ पर हम बताएंगे कि उस केस को कंसिडर करेंगे जब हमारे पास जो सिस्टम है उसमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनल ना हो. तो बेसिक आइडिया क्या है सॉल्विंग दिस सिस्टम y डैश इज इक्वल टू ay हुज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a इज नॉट डायगोनल इज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू अननोन वेक्टर u that is related to the unknown vector y by an equation of the form y is equal to p into u. तो आपने सबसे पहले ये वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करना है. p क्या है? p इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दैट डायगोनलाइज a. ये प्री रेक्विजिट है कि आपके पास एक वेक्टर u जो है वो आपको मिलना चाहिए जो कि मैट्रिक्स p को जो कि वेक्टर y और u को मैट्रिक्स p की मदद से रिलेट करता है. ये ज़रूर ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि ये एग्जिस्ट ना करें, लेकिन हम यहाँ पर ये केस कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो उस केस में हम सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे. तो आप ये वैल्यू जो है y इज़ इक्वल टू पी यू जो है इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा कि u डैश विल बी इक्वल टू p इनवर्स ए पी इंटू यू. p इनवर्स ए पी विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि p जो है वो डायगोनलाइज करता है a को, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास सिस्टम था y डैश इज इक्वल टू ए वाई, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया u डैश इज इक्वल टू डी यू. अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू u की निकालेंगे और इस u को आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें y इज इक्वल टू पी यू में, तो हमारे पास ये सिस्टम जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा. ये प्रोसीजर है. स्टेप 1 में आपने मैट्रिक्स p फाइंड आउट करना है जो कि मैट्रिक्स a को डायगोनलाइज करता है. उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है. y इज इक्वल टू पी यू, p आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया होगा, और उसके बाद y डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव लें इसका,
और उसके बाद आप एक नया सिस्टम जो है वो डायगोनल सिस्टम आपके पास बन जाएगा और उसको सॉल्व करें स्टेप 3 में, और फिर बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से y जो है इज़ इक्वल टू पी यू सिस्टम जो है उसको सॉल्व करें। ये एग्जांपल जो है इसमें ये प्रोसीजर जो है वो दिखाया गया है कि आपके पास ये सिस्टम है, ये दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है y1 डैश इज़ इक्वल टू y1 प्लस 2 एंड y2 डैश इज़ इक्वल टू 4y1 माइनस 2y। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है उसको डायगोनलाइज करना। अगर वो ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप जो है वो डायरेक्टली जो है स्टेप 4 पर चले जाएंगे। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये आपने कंस्ट्रक्ट किया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, आपने इसे डायगोनलाइज करना है। डायगोनलाइज करने का वही प्रोसीजर है, लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था। इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालें और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालें। अगर आपके पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होंगे तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो यहाँ पर आप ये पहले आइगन वैल्यूज़ निकालें, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 एंड माइनस 3 दो आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास ये सिस्टम है, इसको सॉल्व करें तो ये जो आइगन स्पेस आएगी इसको आप इस तरह से ये सिस्टम को सॉल्व करें। x1 इज़ इक्वल टू 2t एंड x2 इज़ इक्वल टू t। तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आपको चाहिए इस आइगन स्पेस को स्पैन करने के लिए। तो इट मीन के ये आपके पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ गया। इसी तरह से लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस फाइंड आउट करें और इस केस में भी हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो इट मीन के हमने दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ढूंढ लिए। तो मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को निकालने का तरीका क्या है कि यही जो आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए थे इसकी मदद से मैट्रिक्स P फॉर्म करें और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। तो P इनवर्स ए पी फाइंड आउट करें तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी डायगोनल मैट्रिक्स। ये लाजमन डायगोनल मैट्रिक्स होगा और उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो आइगन वैल्यूज़ होंगी। अब स्टेप 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 1 क्या था कि आपने मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज करना है। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना था कि आपने इक्वेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन करनी थी। y इज़ इक्वल टू पी यू एंड y डैश इज़ इक्वल टू पी यू डैश हमारे ओरिजिनल सिस्टम में। तो आपने उसमें सब्स्टिट्यूशन की तो अब हमारा जो सिस्टम है ये डायगोनल सिस्टम बन जाएगा। और जैसे ही डायगोनल सिस्टम बने तो अब उसको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि u डैश जो है हमारे पास इसकी एंट्रीज़ जो हैं ये u1 डैश और u2 डैश है। तो डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा कि u1 डैश विल बी इज़ इक्वल टू 2u1 और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ये c1 e रेज़ टू पावर 2x है। इसी तरह u2 डैश इज़ इक्वल टू माइनस 3u2 ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन जो है वो u2 इज़ इक्वल टू c2 e रेज़ टू पावर माइनस 3x है। तो यहाँ से वेक्टर u आपने निकाल लिया। अब फाइनल स्टेप में आप y जो है उसमें ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, y विल बी इक्वल टू pu और यहाँ से आप इसको अगेन सॉल्व करें तो हमारे पास जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 11 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजीनियस सिस्टम। अब अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन है जैसे कि इस क्वेश्चन में दी गई हैं तो उन इनिशियल कंडीशन को इस सिस्टम में पुट करें तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों अननोन्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनिशियल कंडीशन हो तो आप इन कांस्टेंट्स को C1 और C2 को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से आप जो है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डायगोनलाइजेशन की मदद से कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स देखें आपने, हमारा जो मेन यहाँ पे तरीका क्या है कि आपने मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज करना है और उसे डायगोनल सिस्टम बनाना है। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि इसको अप्लाई करने के लिए कि मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल हो। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आप इस सिस्टम को सॉल्व नहीं इस तरीके से कर सकते। उसके लिए फिर आपको कोई और मेथड जो है वो यूज़ करना होगा। तो ये एप्लीकेशन थी ये एक कि किस तरह से आप डायगोनलाइजेशन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा भी आप अगर बुक में देखें तो इसके अलावा डायनेमिकल सिस्टम जो है वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन दी गई हैं, आप उसको भी देखें। उसमें बताया गया है किस तरह इकनॉमिक्स में और डिफरेंट टाइम स्केल वेरिएबल को यूज़ करते हुए सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए और उसको डायगोनलाइजेशन की मदद से सॉल्व किया गया।